हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस समय जान रहे हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो आधुनिक युग पे है, और आधुनिक युग में हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को देख लिया है। द्विवेदी युग में अभी हम चल ही रहे हैं, मतलब पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन द्विवेदी युग में जो कवि लोग हैं उनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं, उनकी रचनाएं थीं, उन सभी पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया है। और आज से हमारी जो शुरुआत होगी वो है द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो सभी को एक एक करके सारे कवियों की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको देखेंगे, और साथ ही साथ सभी पंक्तियों को याद करने का भी प्रयास करेंगे कि अगर एग्जाम में आता है तो इनको हम किस तरीके से अपने दिमाग में बिठा के रखें कि अगर ये पंक्ति आती है तो हम आसानी से बता सकें ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो चलिए दोस्तों, क्लास की फिर शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, चीज़ें आपको याद होती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। इसमें सबसे पहले बात करेंगे श्रीधर पाठक जी की। इन्होंने बहुत सी पंक्तियाँ लिखी हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहली पंक्ति है, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग और करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। अब ये जो पहली पंक्ति है, अब इन्हें याद कैसे करेंगे। लिखा है निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। कहते हैं निज भाषा में हर कोई बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है। ये गुण जो है सभी लोगों के अंदर होता है। जितने भी पाठक हैं, पाठक यानी कि यहाँ से कर लीजिए पढ़ने वाले, जितने भी पाठक पढ़ने वाले हैं, जिनको भाषाओं का ज्ञान है, वो सभी लोग अपनी निज भाषा में बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये सारे गुण सब लोगों के अंदर पाए जाते हैं, सारे जितने भी पढ़ने वाले हैं। याद हो जाएगा पढ़ने वाले पाठक से। तो ये पंक्ति किसकी हो गई? पाठक की हो गई। अगली पंक्ति है, वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो बंधवता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये वाली जो पंक्ति है ये भी श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं वंदनीय वह देश, वंदनीय ही वह देश है जहाँ के देसी रहने वाले, जहाँ के लोग जो है वो क्या है, वो देसी हैं और निज अभिमान करते रहते हैं। हमेशा कैसे रहते हैं? अभिमानी रहते हैं। वंदनीय ही वह देश है जहाँ के जो देसी लोग हैं वो निज अभिमानी रहते हैं। ये कैसे हमें पता चला? ये जब हमने चीज़ों को पढ़ा, समझा। मैं एक पाठक हूँ, ऐसे करिएगा, मैं एक पाठक हूँ और मैं पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने जब पढ़ाई की तो मुझे ये पता चला कि वंदनीय ही वह देश है जहाँ के जो देसी लोग हैं वो निज अभिमानी रहते हैं। आसानी से याद कर सकते हैं किसकी पंक्ति है? पाठक की है। आगे देखेंगे, अगली जो पंक्ति है वो है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। कहते हैं जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। ये जो जगत है ये सच्चा है, ये जरा सा भी कच्चा नहीं है, इसमें भेद समझो। हाँ, समझो बच्चा इसका भेद, इन दोनों में अंतर है। ये बात कैसे हमें मतलब पता चली? जब हम चीज़ों को पढ़ें, समझें। हम जब चीज़ों को पढ़ने लगे तब हम इस चीज़ों को समझे कि ये जो जगत है ये सच है। इस जिस जगत में हम रह रहे हैं ये ही जगत जो है ये सच है, बाकी तो सब मोह माया है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। तुम पढ़ने वाले हो, जैसे आप कोई चीज़ जब मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनमें आप भेद नहीं कर पाते, तो क्या होता है, टीचर बताता है ना कि तुम तो पढ़े लिखे हो, कम से कम तुम तो इन दोनों चीज़ों में अंतर समझो। तो समझो बच्चा इसका भेद, क्यों? क्योंकि तुम एक पाठक हो, इसलिए तुम इस चीज़ में भेद समझो। तो पाठक से आप याद रख लेंगे, ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। ये वाली जो पंक्ति है ये भी श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है।
कहते हैं प्रकृति, यहाँ लिखा है ना प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप सवारती। तो प्रकृति के एकांत में कौन बैठा है, इसी लाइन को बस पकड़िएगा, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी। तो कह सकते हैं प्रकृति के एकांत में पाठक जो है वो कहाँ पे बैठकर पढ़ रहा है। तो कहते हैं प्रकृति के एकांत में बैठकर पाठक अपना पाठ पढ़ रहा है या अपनी तैयारी कर रहा है। जैसे आप पढ़ने वाले हैं तो क्या आप शोर शराबे में जो है मेरी क्लास देख पाएंगे? नहीं। जब चारों तरफ शांति होगी तभी आप मेरी वीडियो ओपन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो जो पढ़ने वाला होता है वो एकांत जगह ढूंढता है। तो कहते हैं प्रकृति यहाँ एकांत बैठी। तो प्रकृति यहाँ एकांत बैठी है और यहीं पर पाठक भी आके अपने पाठ को पढ़ रहा है। आसानी से याद हो जाएगा पाठक से, ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। आगे देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर समसब कवि स्वच्छंद। लिखो ना करो लेखनी बंद, कहते हैं तुम पाठक हो तो तुम लिखो, ना करो लेखनी बंद, तुम अपनी लेखनी को बंद मत करो। जैसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो अगर हम पढ़ाई ही करना बंद कर दे तो फिर क्या रह जाएगा। एक टीचर जो है वो पढ़ाने वाला है और उसने पढ़ाना ही छोड़ दिया, फिर उसका क्या वजूद रह जाएगा, फिर तो घर में दिन भर पढ़े रहो। तो कहते हैं तुम पाठक हो और तुम पाठक हो तो तुम लिखो। भाई पढ़ने वाला जो है वो लिखेगा भी पढ़ेगा भी। तो कहते तुम पाठक हो तो तुम लिखो, अपनी लेखनी को बंद मत करो। क्यों? क्योंकि तुम एक पाठक हो। तो याद हो जाएगा पाठक यानी कि पढ़ने वाला, याद हो जाएगा। ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति है नाना कृपान निज पान लिए, व पुनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकिपारी जात मधुपान किए। ये वाली जो पंक्ति है ये भी श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। नाना कृपान निज पान लिए, व पुनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकिपारी जात मधुपान किए। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। अगली पंक्ति है विजय वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। कह रहे हैं विजय वन में लिखा है ना, विजय वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था। तो कह सकते हैं विजय वन में जो है, विजय वन में पाठक जो है वो पाठ कर रहा था। विजय वन में पाठक कहाँ पे पाठ कर रहा था? अभी हमने एक पंक्ति पढ़ी है कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी। तो प्रकृति जहाँ पे एकांत बैठी थी वहीं पे पाठक भी जाके अपना पाठ कर रहा था। और वो जहाँ पे प्रकृति एकांत थी वो कौन सी जगह थी? वो विजय वन थी। तो विजय वन में जो है पाठक क्या कर रहा है? विजय वन में पाठक पाठ कर रहा है। और अटन के समय क्या हो रहा है? वहाँ पे प्रकृति का जो मुख है वो भी शांत है और अटन का समय था और रजनी का उदय हो रहा था। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि विजय वन में ही पाठक जो है वो अपना पाठ कर रहा था और प्रकृति मुख भी उस समय वहाँ पे शांत था। आसानी से याद हो जाएगा पाठक से। श्रीधर पाठक की पंक्ति है। अगली देखिएगा, कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी, सुरीली गुंजार आ रही है। ये वाली जो पंक्ति है ये भी श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। क्या कह रहे हैं? कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजु वीणा बजा रही है। अब बताइए, कहीं पर अगर कोई वीणा बज रही है तो क्या मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ को कर पाएंगे? अगर सोचिए आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और नीचे जो है बारात जा रही है, खूब आवाज़ हो रही है, तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन नॉर्मल दिन की बात हो रही है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम सर पे है, मतलब कि कल आपको पेपर देना है और आज आपके घर से बारात निकल रही है, आप पढ़ाई में लगी हुई हैं, आपके घर से बारात निकल रही है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप पढ़ाई कर पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमें कल एग्ज़ाम देना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एग्ज़ाम है। तो जब व्यक्ति को पढ़ाई करनी रहती है ना, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं देखता है। जो एक पाठक होता है जिसको पढ़ना रहता है, वो उसके लिए जगह मैटर नहीं करती है कैसी जगह है, वो किसी भी जगह पे जाके अपना पढ़ सकता है, कितना भी शोर शराबा हो, कितना भी शोर शराबा हो। लेकिन जब आप नॉर्मल डे पे रहेंगे तो आप बहाने ढूंढते कि अच्छा चलो इतना शोर हो रहा है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन जब आपके पास मजबूरी रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप उस शोर शराबे में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। ये मतलब वीणा भी बज रही है और सुरीली आवाज भी आ रही है, फिर भी जो पाठक है वहां पे अपना पाठ पढ़ ही रहा है।
क्यों? क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको पाठ पढ़ना है तो वो अपनी तैयारी कर रहा है। आसानी से याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, इस भारत में बन पावन तू ही, तपस्वियों का तप आश्रम था, जग तत्व की खोज में लग्न जहां, ऋषियों ने अभंग किया श्रम था। ये वाली जो पंक्ति है ये भी श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं जहां तत्व की खोज में, लिखा है ना, इस भारत में बन पावन तू ही, तपस्वियों का तप आश्रम था। जहां तत्व की खोज में ऋषि अभग्न के श्रम में लगे थे, वहीं पाठक जो है वो पाठ कर रहे थे। लिखा है ना, जग तत्व की खोज में लग्न जहां, ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। तो कहते हैं जहां पे तत्व की खोज में ऋषि जो है वो अभग्न कर रहे थे, अभग्न श्रम कर रहे थे, वहीं पर क्या हो रहा था, पाठक लोग अपना पाठ कर रहे थे। जहां पर तत्व की खोज में ऋषियों ने अभग्न श्रम किया, वहीं पर पाठक लोगों ने अपना पाठ किया। याद हो जाएगा। 9वीं पंक्ति भी किसकी है? श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी गई हैं, तो आइए एक एक करके इनकी भी सारी पंक्तियों को हम देखते हैं। तो पहली जो पंक्ति है वो है, सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णा भरणे कहाँ गई, अलौकिक कानंद विधायिनी महा, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, मांगल्य मूलमय वारिद वारि वृष्टि। ये जो पंक्ति है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है और थोड़ा इसमें संस्कृत के वर्ड हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलग हटके हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि अलग हटके जब चीज़ें रहती हैं वो दिमाग में ज़्यादा बनी रहती हैं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बाकी इन्हें आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। लिखा है सुरम्य रूपे, तो कहते हैं जो महावीर हैं, महावीर यानी कि हनुमान जी, कहते हैं जो महावीर हैं, महावीर का जो रूप है वो सुरम्य है। महावीर का जो रूप है वो कैसा है? वो सुरम्य रूप है वो। और वो कैसे वर्ड भरते हैं? वो विचित्र वर्ड भरते हैं, जिसे देखकर हमें कैसा, हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। कहते हैं जो महावीर हैं उनका रूप सुरम्य है और वो विचित्र वर्णों को भरते हैं, और ये चीज़ देखकर हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। कैसी अनुभूति होती है? अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। ये महावीर के बारे में विशेषता बता रहे हैं। इस तरीके से आप इनको पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। यहाँ पे लिखा है सचमुच बैल राज महाराज, कहते हैं तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज। तो जो बैल राज महाराज हैं ये कैसे हैं? ये बड़े महावीर हैं। ऐसे याद करिएगा, जो बैल राज महाराज हैं, भारत के जो बैल राज महाराज हैं वो कैसे हैं? बहुत ही महावीर हैं, बहुत ही महावीर हैं। तो महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी की हो गई। अगली जो पंक्ति है वो है, श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतिव भारी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, लिखा है ना, श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवे विषाद मन माही अतिव भारी। जब मन में बहुत ज़्यादा विषाद हो जाता है, लिखा है होवे विषाद मन माही अतिव भारी। जब मन में बहुत ज़्यादा विषाद हो जाता है, हमारा मन भारी हो जाता है, तब हम किसको याद करते हैं? महावीर को याद करते हैं, अर्थात हनुमान जी को याद करते हैं। याद करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान को ही तो याद करते हैं। होवे विषाद मन माही अतिव भारी। जब जो है हमारा मन बहुत ज़्यादा विषाद से भर जाता है और मन जो है वो अत्यधिक भारी हो जाता है, तब हम किसको याद करते हैं? महावीर को याद करते हैं। यानी कि ये पंक्ति किसकी हो गई? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। आसानी से ध्यान रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगली जो लास्ट पंक्ति है इनकी वो है, भैंस भवानी कैतब सेवा, लागे करन पढ़वगा छूटी, और बटुवन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबहू दुहत म टूटी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे? लिखा है, भैंस भवानी केतब सेवा, लगे करन पढ़वगा छूटी। कहते हैं भैंस भवानी की सेवा कौन करता है? महावीर लोग करते हैं।
ऐसे याद करिएगा। भैंस भवानी की सेवा कौन करता है? तो भैंस भवानी की सेवा महावीर लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो उनकी सेवा करेंगे तो उनसे दूध मिलेगा, और जो दूध मिलेगा वो बटुलन भर भर के वो उनसे दूध दुहेंगे। भाई अगर ये भैंस भवानी की सेवा करेंगे, सेवा करने के बाद क्या होगा? वो भैंस जो है, भैंस भवानी जो है वो क्या करेगी? वो इनको बटुलन भर भर के इनको दूध देगी। यानी कि ये बटुलन भर भर के दूध को दुहेंगे, और उस दूध को दुहने के बाद इन हाथों से जो क्या करते हैं, उस दूध को पिएंगे, और दूध को पीने के बाद ये कैसे बन जाएंगे? ताकतवर बन जाएंगे, महावीर बन जाएंगे। कहा जाता है ना घर पे कि दूध पीजिए ताकत बढ़ाइए। दूध पीजिए, शरीर में थोड़ी ताकत आएगी, दूध पिया करो। लोग बोलते हैं, तो कुछ लोग भैंस के दूध पीते हैं, कुछ लोग गाय के दूध पीते हैं। तो यहाँ पे है भैंस भवानी की तब सेवा। कहते हैं भैंस भवानी की सेवा कौन कर रहा है? महावीर लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसकी सेवा करेंगे, उसको चारा पानी देंगे, तब क्या होगा? तब जो है वो हमें दूध देगी, और जब दूध देगी तो वो बटुलन भर भर दूध को दुहेंगे और अपने हाथों से उस दूध को पिएंगे, और उसके बाद क्या बन जाएंगे? महावीर बन जाएंगे। तो याद हो जाएगा ये किसकी पंक्ति हो गई? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगली जो पंक्ति है वो है, सारी प्रजा निपढ़ दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहाँ है। ये वाली जो पंक्ति है ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कहते हैं सारी प्रजा निपढ़ दीन दुखी जहाँ है। सारी प्रजा क्या है? सारी प्रजा निपढ़ है, दीन दुखी है, फिर भी वो किसको याद करती है? महावीर को याद करती है। भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी जो सारी प्रजा है वो किसको याद कर रही है? वो महावीर को सब याद करती हैं। और आपको पता है महावीर यानी कि हनुमान जी जो हैं, जब उन्हें जो है अपनी शक्तियों का जो है ज्ञान नहीं था, तो बाद में उनको उनकी शक्तियाँ याद कराई गई थी, है कि नहीं? उनको उनकी शक्तियाँ याद कराई गई थी हनुमान जी को। वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है ना, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहाँ है। तो यहाँ पे भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनकी शक्तियाँ, उनके कर्तव्य को याद कराया गया। आप यहाँ से इनको याद रख सकते हैं कि महावीर के कर्तव्य क्या हैं, ये भी तुझको नहीं पता है। तुझको पता होना चाहिए कि तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं, किसके? महावीर के। तो किसके कर्तव्य को याद कराया गया था? महावीर के कर्तव्य को। कर्तव्य क्या है? ना कुछ भी तुझको वहाँ है, यानी कि कर्तव्य तुम्हारे क्या है ये तुझको पता नहीं है। तुझको पता होना चाहिए कि तुम्हारे कर्तव्य क्या क्या हैं। और सारी प्रजा निपढ़ हो या दीन दुखी हो, फिर भी वो महावीर की ही जो है पूजा करती है। तो आसानी से याद हो जाएगा किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की सारी पंक्तियों को देखा। अब देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति को। पहले नंबर की जो पंक्ति है वो है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। कहते हैं दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तब मैं कहाँ पहुँचा? तब मैं अयोध्या में पहुँचा। कहते हैं भाई आप अयोध्या जो है आपको गोरखपुर जाना है, तो पूछेंगे, फ़ोन करेंगे अभी आप कहाँ पहुँचे? तो कहेंगे अयोध्या। तो पूछते ना अयोध्या कब पहुँचे? जैसे आप मान लीजिए ऐसे बात कीजिए कि हम ऐसे ऐसे आए हैं रास्ते में से, तो अयोध्या में रुके थे, तो अयोध्या कब आपकी ट्रेन पहुँची? तो कहेंगे दिवस का अवसान समीप था, और गगन था भी, गगन जो है वो भी कुछ लोहित हो चला था, उसी समय मैं अयोध्या पहुँचा था। तो याद रख सकते हैं, दिवस का अवसान समीप था तब मैं अयोध्या पहुँचा। याद हो जाएगा। अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति है। अगली है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? तो कहती हैं अयोध्या में है। भाई कोई लड़की है वो कहती है कि प्रिय पति वह मेरा जो मेरा प्राणों से भी प्यारा पति है वो कहाँ पे है, जो मेरा प्रिय पति है जो मुझे प्राणों से भी प्यारा है वो कहाँ है। तो क्या बताया जाता है कि वो तो भैया अयोध्या में है, अयोध्या में रह रहे हैं, जाके मिल लो। तो अयोध्या से याद हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति है। रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसकी अगली लाइन है, लखमुख जिसका मैं आज लौजी सखी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये पूरी पंक्ति है, फिर से देखिएगा। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लखमुख जिसका मैं आज लौजी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। अगली पंक्ति है, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय
कलिका राकेन्दु बिंबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिरा क्रीड़ा कला पुतली। ये वाली जो पंक्ति है ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। एक बार फिर से देखते हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राके दुम्बिबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली। ये जो पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बात करेंगे अगली पंक्ति की। तो अगली पंक्ति है शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी और श्री राधा मृदुभाषिणी मृगतृगी माधुर्य सन्न मूर्ति थी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। लिखा है शोभा वारिधि की अमूल्य मणि। लिखा है ना, शोभा वारिधि की अमूल्य मणि कहाँ मिलेगी? तो कह दीजिए अयोध्या में मिलेगी। अगर कोई पूछे भी शोभा वारिधि की अमूल्य मणि कहाँ मिलेगी तो कहिए अयोध्या में मिलेगी। कहाँ पे है? अयोध्या में है। शोभा वारिधि की जो अमूल्य मणि है वो अयोध्या में है। तो अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति हो गई। अगली जो पंक्ति है वो है धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे आई दोषा फिर गत हुआ दूसरा वार आया। ये वाली जो पंक्ति है ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे। कहाँ पे डूबे? अयोध्या में डूबे। आई दोष फिर गत हुआ दूसरा वार आया। कहाँ पे आया? अयोध्या में। दूसरा वार अयोध्या में आया। पद्मिनी नाथ कहाँ पे डूबे? अयोध्या में डूबे। तो अयोध्या से आप इनको कनेक्ट कीजिएगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति है। अगली पंक्ति है क्यों पले पीर कर किसी को तू है बहुत पॉलिसी बहुत तेरी हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं क्यों पले पीर कर किसी को तू है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? लिखा है क्यों पले पीर कर किसी को तू है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी। कहते हैं जो अयोध्या में रहेगा, जो अयोध्या में लोग रहते हैं उनके मन को कोई भी पीर नहीं, मतलब उनके मन में कोई और पीर नहीं पल सकती। अयोध्या में रहने वाले जो हैं उनके मन में आप सोचिए कोई और पीर पले तो उनके मन में कोई और पीर नहीं पल सकती। अयोध्या की ही पीर रहेगी, भगवान राम ही बसे रहेंगे। तो कहते हैं जो अयोध्या में रहेगा उसके मन में कोई और पीर नहीं पल सकती। आगे कहते हैं अयोध्या है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी। तो अयोध्या में क्या है? लोग पॉलिसी का खेल खेल रहे हैं। अयोध्या जो है, अयोध्या में लोग पॉलिसी का खेल खेल रहे हैं जो कि बहुत बुरी बात है। और हम लोग अयोध्या को पटाना चाहते हैं। पटाना मतलब अपना बनाना चाहते हैं। याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। हम रहे चाहते पटाना ही। किसको पटाना चाह रहे हैं? हम अयोध्या को पटाना चाह रहे हैं, यानी कि अपना बनाना चाह रहे हैं। पर ये पॉलिसी की वजह से हम इसको पटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है वो बहुत बुरी है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं किसको पटाने की बात हो रही है? अयोध्या को पटाना चाहते हैं, यानी कि अपना बनाना चाहते हैं। तो अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगली पंक्ति है चार डग हमने भरे तो क्या किया है पड़ा मैदान कोसों का अभी। कहते हैं चार डग हमने भरे। चार डग अभी हमने जो है अयोध्या में रखे हैं। तो अभी कुछ भी हमने नहीं देखा। अभी हमने तो 4 ही कदम रखे हैं। अभी तो पूरा अयोध्या देखना बाकी है। अभी तो पूरा मैदान जो है वो कोसों पड़ा हुआ है। कहते हैं 4 डग हमने भरे तो क्या किया। अभी कुछ नहीं किया भाई। अभी तो हमने बस 4 ही कदम रखे हैं अयोध्या में। अयोध्या जाके देखिए कितना शानदार बन चुका है। तो 4 डग हमने कहाँ भरे? अयोध्या में भरे। तो अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्ति हो गई। तो इस तरीके से आप इनकी सारी पंक्तियों को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की। बात करें मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों की तो यहाँ पे जितनी भी पंक्तियाँ दी गई है ये इनकी जो रचना है भारत भारती उनसे ली गई हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं जितनी भी पंक्तियाँ पढ़ने जा रही हूँ सारी की सारी भारत भारती से ली गई है। तो पहली जो पंक्ति है वो है भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषिभूमि है वह कौन भारत वर्ष है। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा।
तो यहाँ लिखा है भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जब भी यहाँ पे हम लोग मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियों को देख रहे हैं तो इनकी जो भी पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे उनको हम मेथी से कनेक्ट करेंगे। मेथी आप सभी जानते हैं खाने की एक सामग्री है जो मसाले वगैरह में आती है, सब्जी वगैरह में पड़ती भी है, सभी लोग जानती हैं, सारी लेडीज़ें जानती होंगी, पुरुष वर्ग भी जानते होंगे। तो उन्हीं मेथी से आप मैथिली को याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ लिखा है भूलोक, ठीक है। तो अगर ऐसे याद करिएगा कि जैसे कोई पूछे भाई मेथी जो है वो कहाँ पर मिलती है, भूलोक पर मिलती है या स्वर्गलोक पर, तो आप क्या बोलेंगे, भूलोक पर मेथी मिलती है। तो लिखा है ना भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव क्या है, मेथी है। मेथी जो है वो भूलोक का गौरव है। और कोई पूछे मेथी कहाँ मिलती है तो आप कहेंगे स्वर्गलोक पर, नहीं, भूलोक बोलेंगे ना, क्योंकि भूलोक का गौरव क्या है, मेथी है। तो याद हो जाएगा भूलोक का गौरव मेथी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। सीधा सा याद कर लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरी है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। इनको भी कैसे याद करेंगे, देखिए जब मेथी की बात ही हो रही है तो आप जानते हैं कि मेथी जो होती है वो पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। जब हमारे पेट में दिक्कत होती है तब मेथी का चूरन दिया जाता है खाने को, हींग मेथी ये सब डाल के दिया जाता है, अजवाइन वगैरह, कि ताकि पेट को राहत मिले। तो लिखा है हम कौन थे, यानी कि हम पहले क्या थे, जब हम नॉर्मल थे तब हम क्या थे, क्या हो गए, अभी हमारी तबीयत डाउन है तो हम क्या हो गए और क्या होंगे अभी। क्यों ऐसी बात बोली जा रही है, क्योंकि घर वाले उस व्यक्ति को मेथी खिला रहे हैं। तो वो क्या कहता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं तो घर वाले क्या कहेंगे, भाई थोड़ा सा चूरन खा लो, अभी पेट दर्द सही हो जाएगा। वो बेचारा खा लिया, फिर भी कुछ नहीं आराम मिल रहा है, तो वही वो कहता है हम क्या थे, क्या हो गए और अभी ना जाने क्या और होंगे। ये लोग तो हमको मेथी खिला खिला के ही मार डाल रहे हैं, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो पूछा जाता है भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो कहते हैं कि मेथी खिला खिला के तो वैसे ही दिमाग खराब कर दिए, तो मैं क्या ही बोलूँ, हमें तो लग रहा है बस मेथी खाते खाते ही हम चल देंगे। ऐसे ही पढ़िएगा, याद रहेगी ये चीजें, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लिखा है ना केवल मनोरंजन, तो याद करिए कि केवल हम मनोरंजन के लिए मेथी का सेवन नहीं करते हैं, केवल मनोरंजन के लिए ही मेथी नहीं खाई जाती है भाई। मेथी के खाने की कोई वजह होती है। जब भी पेट में दिक्कत होती है तो मेथी खिलाया जाता है, सब्जी में तड़का लगाना होता है तो मेथी का तड़का लगता है कुछ कुछ सब्जियों में। तो केवल मनोरंजन के लिए तो आप मेथी का सेवन नहीं करते, मेथी का सेवन करने की कोई और भी वजह होती है, हमारे स्वास्थ्य पर असर करता है। तो याद हो जाएगा ना, मेथी से मैथिली शरण गुप्त की है। अगली पंक्तियां हैं, सुनिएगा। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी रह रहे, सब धन विदेशी हर रहे, पार है क्या क्लेश का। ये जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। क्या कहते हैं, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को भेंट दो। कहते हैं क्षत्रिय सुनो, तो क्षत्रिय क्या कहता है क्या सुनो, कुछ खाने को तो देते नहीं हो, बस दिन भर जो है मुझे मेथी खा लो मेथी खा लो मेथी खा लो यही देते हो, तो मैं क्या सुनूं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ऐसे याद कीजिएगा, जैसे लिखा है ना क्षत्रिय सुनो, वो कहते हैं क्षत्रिय सुनो, तो क्षत्रिय लोग क्या कहते हैं, पलट के जवाब देते, कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, दिन भर तो मुझे बस मेथी 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 देते रहते हो और कुछ तो कर देते नहीं हो खाने पीने को, मुझे कुछ नहीं सुनना होना है। तो याद हो जाएगा क्षत्रिय सुनो, तो कहते हैं मुझे नहीं सुनना, मुझे मेथी नहीं खानी। तो मेथी का जब भी नाम लेंगे तो याद हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। और ये पंक्ति जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये किससे ली गई है, तो भारत भारती से ली गई है, ये भी याद रखिएगा। ये देखेंगे अगली जो पंक्ति है वो इनकी साकेत से ली गई है। कौन सी पंक्ति है, अब जितनी पंक्तियां हम पढ़ेंगे वो साकेत से रहेंगी। तो साकेत से जो पंक्ति है वो है, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। ये भी पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा है। तो लिखा है राम तुम मानो हो,
कहते हैं राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। तो यहाँ पे जो क्या शब्द है इसको आप हटा दीजिएगा, बस इतना पढ़िए। कहते हैं राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो। तो तुम्हें क्या करना होगा, जब तुम मानव हो, मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हो, तो तुमको भी मेथी खानी होगी। तुम ईश्वर नहीं हो कि तुम नहीं खाओगे तो काम चल जाएगा। राम तुम मानव हो तो तुमको मेथी खानी होगी, क्योंकि तुम यहाँ पे मानव के रूप में जन्म लिए हो और ईश्वर के रूप में नहीं हो। तो ईश्वर के, अगर ईश्वर होते तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होती, जो मन करता वो खाते, लेकिन तुम मानव हो तो तुमको दिक्कत हो रही होगी, पेट में दिक्कत हो रही होगी, तो तुमको भी मेथी खाना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो तुम भगवान श्री राम हो। राम तुम एक इंसान हो, तुम एक मानव हो, तो तुमको भी मेथी खानी होगी। याद हो जाएगा मेथी से। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। उसके आगे की लाइन है, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पूरी पंक्ति थी। कौन सी, जो साकेत की अभी पहली पंक्ति हमने पढ़ी, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या। और तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पूरी पंक्ति थी, जो कि मैंने बता दी कैसे याद करनी है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। अगली जो पंक्ति है 6वें नंबर की, वो है, भव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है और साकेत में ये वाली पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो कहते हैं भव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया। तो कह सकते हैं जो ये मेथी जो है वो कहाँ पे है, वो भव में नौ वैभव में मेथी को गिना जा रहा है। भव यानी कि संसार। इस संसार में जो नया वैभव व्याप्त कराने आया है वो क्या है, वो मेथी है। मेथी को जो है इन लोगों ने व्याप्त करने आए हैं ये लोग। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेथी जो है वो नौ वैभव में गिनी जाती है। मेथी जो है वो कहाँ पे गिनी जाती है, वो इस संसार के नौ वैभव में मेथी गिनी जाती है। भव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया। तो भव मतलब हो गया संसार। संसार में नौ वैभव जो है वो क्या है, वो मेथी है। संसार के नौ वैभव में मेथी जो है वो गिनी जाती है। तो मेथी से याद हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ऐसे सिंपल सा पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आगे है, पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। लिखा है पहले आंखों में थे। देखिए हम सारी पंक्तियों को मेथी से याद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे मान लिया कोई किसान है, उसको मेथी की खेती करनी है, तो जब वो खेती करनी रहती है तो तुरंत तो फसल उग नहीं जाती। पहले वो जाता है खेत में, जुताई करता है, फिर बोता है, फिर उसकी देख रेख करता है। तो जब ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है तो उसकी आंखों में कुछ सपने बन जाते हैं, है कि नहीं। कुछ सपने बन जाते हैं कि जब हमारी फसल तैयार होगी तो हम जो है इससे इतना मुनाफा करेंगे, इसको ऐसे बेचेंगे और अपना धंधा पानी शुरू करेंगे। तो क्या बात हो रही है, यहाँ पे लिखा ना पहले आंखों में थे, क्या चीज, मेथी का जो सपना था कि मेथी उगेगी, उसकी मैं खेती कर रहा हूँ, वो सपने पहले मेरी आंखों में बसे हुए थे। लेकिन अब क्या हो गए, अब वो हमारे हाथ में आ गए। भाई अब फसल कट गई तो हमको मेथी मिल गई। तो अब मेथी का जो सपना था वो हमारी आंखों में था, लेकिन फसल तैयार होने के बाद वो क्या हो गया, वो हमारी आंखों में आ गए। तो याद हो गया कि जब बोते थे तब तक तो वो आंखों में थे और देखते ही देखते वो क्या हो गए, हमारे हाथों में आ गए। तो कौन सी चीज, मेथी से पहले आंखों में थे। क्या पहले आंखों में थे, मेथी पहले आंखों में बसी थी, अब हाथों में आ गई। याद हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की है। अगली पंक्ति है, सखी नील नबसर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। ये वाली जो पंक्ति है ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं सखी नील नबसर से उतरा। कहते हैं नील नबसर, यहाँ पे जो है नभ मतलब क्या होता है, आकाश होता है। तो कहते हैं हे सखी नीले आकाश से उतरा। क्या उतरा नीले आकाश से, मेथी।
कहते भाई नीले आकाश से उतरकर भूलोक पर आ गई है मेथी। मेथी जो है अब कहाँ पे मिलती है, इस भूलोक पर मिलती है। पहली पंक्ति भी हम लोग याद किए थे भूलोक से, जो कि भारत भारती से है। और यहाँ पर लिखा है सखी नील नपसर से उतरा। तो क्या चीज सखी से क्या चीज कह रही है कि वो नील मतलब नीले आकाश से जो है उतरा है। तो उतर कर कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, यानी कि भूलोक पे आ गया। आकाश से उतरकर भूमि पर आया, तो क्या चीज आया, मेथी। मेथी जो है भूमि पर आ गई, तो याद हो जाएगा ना, नीले आकाश से उतरकर मेथी जो है वो भूमि पर आ गई। और जो है इससे आप याद रख सकते हैं ये किसकी पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की है। अगली पंक्ति है, घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। कहते हैं चाहे जितनी भी घटना घटे, चाहे जितने भी जो है बारिश हो, चाहे जितनी भी घटना घटे, चाहे घटा बरसे, चाहे बादल फटे, पर तुम्हें जो है क्या है, आती है ऊपर, पर तुम्हें जो है तुम्हें जमीन के ऊपर ही आना है। किस चीज को, मेथी को। जैसे जब आप कोई फसल बोते हैं तो वो फसल जमीन से ही तो ऊपर निकलती है। तो उसके लिए कहते हैं चाहे कोई भी घटना घटे, चाहे कितनी भी घटा बरसे, चाहे कुछ भी हो जाए, बादल फट जाए, आंधी तूफान आ जाए, लेकिन तुमको, किसको, मेथी को नीचे से ऊपर ही आना है। नित्य जो है आती है ऊपर, तुम हमेशा ऊपर ही आओगी। क्या चीज, मेथी की जो फसल है। याद हो जाएगा, मेथी से मैथिली शरण गुप्त की ये वाली भी पंक्ति है। आगे देखते हैं अगली जो पंक्ति है वो है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। कहते हैं वेदने तू भी भली बनी। अब सोचिए, जैसे कोई किसान मेथी की खेती किया है और उसकी खेती जो है वो बड़ी सफल रही, वो जैसा सोचा था वैसी ही मिली, तो कहता है तू भी भली बनकर उग आई है, तू भी भली बनकर उग आई है, और तुमने मेरी वेदना सुन ली, और तुझसे जो है मैं आज धनी हो गया। मैंने जैसा चाहा था वैसी ही तू बन के सामने आई, यानी कि मैंने सोचा था अच्छी फसल उगेगी तो हम सब धनी बनेंगे, तो वैसे ही हमारी वेदना को सुन लिया गया और तू भी भली बनकर आई है, और पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी, और मैंने आज तुझको पा लिया, तो अब मैं जान गया हूँ कि अब मैं बहुत धनी होने वाला हूँ। तो किस चीज के बारे में बात हो रही है, मेथी। मेथी की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो किसान ऐसी मतलब उसके मन में ये सारी उम्मीदें जग रही हैं। याद हो जाएगा आसानी से। आगे देखेंगे अगली जो पंक्ति है, हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर, हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ा रहा है धवल वसंत सा धोया। ये किसकी पंक्ति है, तो ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं हाँ मेरे कुंजों में, लिखा है ना, हाँ मेरे कुंजों का कूजन रोकर, तो इसमें यहाँ तक आप याद रखिएगा, हाँ मेरे कुंजों में। तो हाँ मेरे कुंजों में किसकी खेती, कुंजों मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे जो पुष्प लताओं से घिरा हुआ स्थान होता है उसको बोला जाता है कुंज। तो कहते हैं हाँ मेरे कुंजों में किसकी खेती हुई है, मेरे कुंजों में मेथी बोई गई है। हाँ मेरे कुंजों में मेथी बोई गई है। जैसे हम पूछ लें सामने वाले से कि भाई आपके यहाँ मेथी कहाँ बोई जाती है, तो आप कहेंगे मेरे कुंजों में मेथी बोई जाती है। तो हाँ मेरे कुंजों में जो है क्या बोई जाती है, मेथी बोई जाती है। मेथी से मैथिली शरण गुप्त, सीधा सीधा याद हो जाएगा। अगली पंक्ति है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। मेरे चपल यौवन बाल, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए लिखा है मेरे चपल यौवन बाल। तो मेरे चपल यौवन बाल जो है वो कैसे इस तरीके से हैं भाई, आप जानते हैं लड़कियां सभी को पता होगा, बालों में मेथी लगाइए तो आपके बाल कितने अच्छे हो जाते हैं, बालों में इतनी शाइनिंग हो जाती है और बाल भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं, बहुत से लोगों ने लगाया भी होगा मेथी बालों में, और अक्सर बोला भी जाता है, कोई भी वीडियोस देखिए कि आप मेथी का सेवन कीजिए, बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट उसको लगाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। लगाने को तो लगा लेते हैं, बस जब उसको छुड़ाना पड़ता है ना तो फिर 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, बाल जल्दी साफ नहीं होते। तो जब भी आप बालों में मेथी लगाइए उसमें दही डाल के लगाइए, तो वो आसानी से जो है बाल आपके जो है
वो सही मतलब साफ़ हो जाएंगे, बहुत अच्छे से वो बाल को छोड़ देता है, मतलब मेथी जो है वो बहुत अच्छे से छोड़ देगा। और वैसे जब लगाइए खाली मेथी तो थोड़ा सा दिक्कत करती है। तो वहीं से आप इनको याद रखिएगा। मेरे चपल यौवन बाल ऐसे कैसे हैं, मेथी की वजह से हैं। कह देंगे मेरे चपल यौवन बाल ऐसे कैसे हुए भाई, तो मेथी की वजह से मेरे चपल यौवन बाल हैं। मेथी की वजह से, मैंने मेथी का सेवन बहुत किया, इसलिए मेरे चपल यौवन बाल मेथी के कारण ही हुए हैं। याद हो जाएगा। बाल की बात आएगी तो बालों में मेथी लगाया जाता है, मेथी से मैथिली शरण गुप्त। आगे कहते हैं सखी नीरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। तो इसमें देखिए अगली ही पंक्ति उसी से रिलेट कर दीजिए। लिखा है सखी निरख नदी की धारा। अब जैसे मान लीजिए कोई सखी है, वो बालों में मेथी लगा ली। अब हमने किसी को सजेस्ट कर दिया कि आप मेथी लगाइए, आपने लगा तो लिया। अब आपसे मेथी मतलब अब आपको धुलना है, आप समझ नहीं पा रही इसको छुड़ाएं कैसे, साफ कैसे करें अपने बालों को। तो वो अब भाई नल चलाना रहेगा, हैंड पाइप चला के आप कितने देर, आप भी थक जाएंगे, कितना पानी भरेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, उनकी सखी जो है, समझ लीजिए मैं सखी हूँ, तो सखी ने क्या उनको सलाह दी कि ऐसा है कि हे सखी तुम जो है नदी की धारा पे चली जाओ, जहाँ पे नदी की धारा बह रही हो। तो वो लड़की कैसे जाती है, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा, यानी कि झलमल झलमल ड्रेस पहनी है और उसने मेथी ओथी लगाया है तो बहुत खुश है। और जब नदी के पास जाती है तो वहाँ के रास्ते थोड़े से उबड़ खाबड़ रहते हैं ना, तो डगमग डगमग ढलमल ढलमल करके जा रही है। और वहाँ पे जाके वो कहाँ पे अपने बालों को धोती है, नदी की धारा में। नदी की धारा में आप बैठ के, जैसे अभी आपने टोटी ऑन कर दी, उसके बाद आप सिर अपना नीचे करके आराम से पानी गिर रहा है, बालों को साफ कीजिए तो बहुत अच्छे से साफ होता है। और हैंड पाइप से एक एक मग डालते रहेंगे तो बाल उतने जल्दी साफ नहीं होते। तो वैसे कहते हैं मेथी वाले बाल कहाँ पे जाके धो, नदी की धारा में जाके धो। ये सखी बोलती है कि नदी की धारा में जाकर मेथी वाले बाल धोना। तो याद हो जाएगा, मेथी से मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आगे देखिएगा 14वें नंबर की। ओ मेरे मानस के हास खिलस सहस्त्र दल सह, ओ मेरे मानस के हास खिलस सहस्त्र दल सरस सुवास, ओ मेरे मानस के हास। ये वाली जो पंक्ति है ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। तो कह सकते हैं ओ मेरे मानस के हास। देखो भाई अब क्या हुआ, अब मेथी तो लगा ली, मेथी को धुल लिया। अब जब मेथी को धुल लिया तो क्या हो गया, उसके बाल बहुत सुंदर हो गए। तो कहती है ओ मेरे मानस के हास। हाँ, अब कहते हैं कि भाई तू मेरी मेथी वाले बालों को देखकर उसको मन ही मन क्या हो रहा, उसको हंसी आ रही है कि कितने सुंदर मेरे बाल हो गए, बहुत खुश हो गई है। लिखा ना ओ मेरे मानस के हास, तो मन ही मन जो है उसको बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि उसके बाल जो है बहुत अच्छे हो गए हैं मेथी लगाने से। तो याद हो जाएगा, मतलब मन से वो हंस रही है। अगली पंक्ति है सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। सजनी रोता है मेरा गान, ये वाली जो पंक्ति है ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। कहती हैं, अब देखो जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है सजनी रोता है मेरा गान। कोई लड़की है वो अपनी दोस्त से बता रही है कि सजनी रोता है मेरा गान, और समझिएगा वो अपने हस्बैंड से क्या बोली कि जाइए मेथी लेके आइए। और उसके पति जो हैं उन्होंने देख लिया कि मेथी लगाने से बाल की क्या स्थिति हो रही है। ये लोग तो मेथी लगा लेती है, उसके बाद पानी कितना बर्बाद करती हैं। तो उनके पति ने जो है उनको उनकी बात ही नहीं सुनी। लिखा ना प्रिय तक नहीं पहुंच पाती मेरी कोई तान, मतलब वो अपने पति से कह रही है पर पति ने मना कर दिया कि अब मैं मेथी उथी नहीं लेकर आऊंगा, अब मैं मेथी नहीं लेकर आऊंगा, तुम चाहे कितना भी रो चाहे कितना भी गाओ, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं मेथी लेकर नहीं आऊंगा। मेथी लेकर आओ, उसके बाद तुम्हारे अलग ही ड्रामे रहते हैं कि मैंने 2 घंटा बैठ के मेथी वाले बाल धुलोगी, फिर चिल्लम चिल्ली करोगी। तो कहती है सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। तो प्रिय जो है यानी कि उनका पति जो है वो मेथी लाने को उनकी पत्नी बोलती है, वो लाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे रोज चाहे गाओ मेरे सामने, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। तो याद हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की है क्योंकि उनसे मेथी लाने की बात हो रही है। अगली पंक्ति है बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन से न पसीजियो। ये वाली जो पंक्ति है ये भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। लिखा है बस इसी प्रिय कानन कुंज में, कहते हैं बस इसी प्रिय के कानन कुंज में जो है मेथी मिलेगा। कहते हैं भाई पहले तो प्रिय मना कर देता है, फिर बाद में कहते हैं बस
इसी प्रिय के कानन कुंज में ही मेथी मिलेगा। जब वो बहुत रोती गाती हैं तब प्रिय क्या बोल देते हैं कि भाई प्रिय के कानन कुंज में ही मेथी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने प्रिय को मनाओ और जाके वहां से मेथी लो। कहते हैं भाई प्रिय अगर मान जाएंगे तभी तुम्हें उनके कानन कुंज में मेथी मिलेगा, चाहे जो भी कर लो। तो अपने प्रिय को मनाओ। प्रिय कहते हैं तुम रोती गाती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेथी नहीं लाऊंगा। आगे कहते हैं बस इसी प्रिय कानन कुंज में ही तुम्हें मेथी मिलेगी, इसलिए वो अपने प्रिय को मना रही हैं। आसानी से याद हो जाएगा। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगली जो पंक्ति है वो यशोधरा से ली गई है। लिखा है सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे यशोधरा जो है वो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। अब आप सोचिएगा कि गौतम बुद्ध जो है वो संन्यास लेने जाते हैं, तो उनकी पत्नी जो यशोधरा है वो कहती हैं हे सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते, मुझे बता देते कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं, तो मैं उनको रास्ते के लिए मेथी के पराठे बना के दे देती, मेथी के लड्डू बना के दे देती। कौन कहता है? यशोधरा कहती हैं। यशोधरा किसकी पत्नी का नाम है? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। तो ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। यशोधरा कहती हैं कि जब समझिएगा कि गौतम बुद्ध सन्यासी बन गए, तो जब वो जाते हैं तो इनको बिना बताए चले जाते हैं। तो वो अपनी सखी से आके कहती हैं हे सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो भला मैं उनके लिए रास्ते में कुछ खाने के लिए कुछ बना ना देती, मैं भी मेथी के पराठे बना के दे देती, मेथी के लड्डू बना के दे देती। तो मेथी से याद हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके खाने का कुछ तो बंदोबस्त कर लेती। अगली पंक्ति है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उसके बाद क्या होता है? जब ये बात कहती है तो उसकी सखी क्या कहती है? मेथी तो तुमने दिया नहीं। वो कहती है कि अगर वो मुझसे बता के जाते तो मैं उनको मेथी के लड्डू, मेथी के पराठे बना के दे देती। तो सखी क्या कहती है? मेथी तो तुमने दिया नहीं, अब तो तुम्हारी यही कहानी रह गई है। अब तो तुम्हारी यही कहानी रह गई है कि मेथी के लड्डू खुद बनाओ, खुद खाओ। लिखा है ना, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। भाई जब तुमने अपने पति को कुछ बना के दिया नहीं, तो अब तुम्हारी यही कहानी रह गई है कि मेथी के लड्डू खुद बनाओ, खुद खाओ। याद हो जाएगा। ये दोनों पंक्तियां मेथी यानी कि मैथिली शरण गुप्त से है। अब लास्ट में बात करते हैं पंचवटी। पंचवटी से एक पंक्ति ली गई है, बहुत पूछी जाती है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। ये वाली जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो याद रख सकते हैं मेथी, जो कि अभी हम शुरू से मेथी मेथी करते आ रहे हैं, अब काफी प्रसिद्ध हो गया है कि नहीं। मेथी को हम लोगों ने पेट के लिए इस्तेमाल किया, मेथी को नौ वैभव में हम लोगों ने ला दिया, मेथी की खेती करवा दी, मेथी से बाल भी धुलवा दिए, मेथी के पराठे भी खिलवा दिए, मेथी के लड्डू भी बना दिए गए, सारे कुछ हो गए मेथी मेथी करते। तो अब मेथी जब इतना प्रसिद्ध हो गया है तो कहते हैं भाई मेथी इतना प्रसिद्ध हो गया कि वह जो है चारु चंद की चंचल किरणों में खेलने लगी है। मेथी जो है वो इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि वो कहाँ पे खेल रही है? चारु चंद की चंचल किरणें। और ये कहाँ पे है? पंचवटी में। कहते हैं पंचवटी में चारु चंद की चंचल किरणों के साथ मेथी जो है वो खेल रही है। कहाँ पे? पंचवटी में। याद रख सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणों में मेथी खेल रही है, और ये कहाँ पे? पंचवटी में। तो इस तरीके से जो है ट्रिक की सहायता से हमने मैथिली शरण गुप्त की जो 18 पंक्तियां थी उनको देखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियों को देखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियों को देखा, और साथ ही साथ श्रीधर पाठक की पंक्तियों को भी देखा। तो अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया है, पंक्तियां अच्छे से याद हो रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके आगे की जो पंक्तियां हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो चीज़ें आपको अच्छे से याद नहीं रहेंगी। तो अगली क्लास जो है वो कल होगी, ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं उनको टाइम नहीं पता होगा, मेरी क्लास शाम 6 बजे डेली अपलोड हो जाती है। तो आप शाम 6 बजे जाके तुरंत इन क्लास को देख लीजिएगा, जो भी मेरे द्वारा अपलोड की जाती है। तो कल की क्लास शाम 6 बजे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।